दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 7 के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल्स 11 न्यूमेरिकल्स बचे हैं उसको इस वीडियो में पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 22 नंबर तक पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में 23 नंबर से शुरू करेंगे। कहाँ से? 23 नंबर से। तो सुनिएगा 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मिसाइल प्लान वेग से कम वेग से छोड़ी जा गई है। ठीक है, मतलब जो वस्तु है वो प्लान वेग से कम वेग से छोड़ी गई, मतलब वो पृथ्वी के यानी पृथ्वी से छोड़ी जाएगी तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही रहेगी। इसका मतलब वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र पार करके बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जो वेग दिया गया है प्लान वेग से कम वेग दिया गया है। तो कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, जो कि इसके प्रारंभिक मान पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए हम लोगों ने उपग्रह की गतिज ऊर्जा निकाली थी ना। गतिज ऊर्जा क्या निकाला था हम लोगों ने? गतिज ऊर्जा E बराबर ये टोटल एनर्जी थी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या थी? तो U प्लस K थी, यही थी ना। U कितना होता है? तो माइनस कैपिटल G M और क्या स्मॉल m अपान r होता है। और कैनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो ये भी होती है G कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r। इतना निकाले थे ना हम लोगों ने। फिर यहाँ से पूरी एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसमें दोनों एनर्जी होती है, और दोनों एनर्जी उसके लिए क्या करती है? टोटल एनर्जी। दोनों को योग करेंगे तो टोटल एनर्जी का कार्य करेगा। ठीक है, कब? जब प्लान वेग से कम वेग से फेंकेंगे तब। क्योंकि जब प्लान वेग क्या होता है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? 24 नंबर। ठीक है, प्लान वेग क्या होता है कि प्लान वेग वह और न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसे कम वेग से फेंका जा रहा है, मतलब वो फिर पुनः वापस पृथ्वी पे आएगा। ठीक है, तो उसमें दो तरह की ऊर्जाएं संचित होगी, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो वो ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, क्या होती है? तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम होगा हम लोग का क्या? 2r, r से r कैंसिल होगा, कितना होगा? माइनस 2g कैपिटल M स्मॉल m और प्लस g m स्मॉल m, यही बचेगा ना। देखिए इससे 2gmm में से gmm घटाना है तो क्या हो जाएगा? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r। देखिए एनर्जी किस में आ रही है? ऋणात्मक आ रही है। कैसे आ रही है? ऋणात्मक आ रही है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 24 का। 24 का ऑप्शन नंबर बी। 24 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई ना? क्योंकि हम लोग फार्मूला हम लोगों ने डिराइव करके निकाला है कि जो ई होता है माइनस जी एम एम अपान 2r होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कार्य करना पड़ता है हम लोग वो कार्य किस में करते हैं? ऋणात्मक कार्य करते हैं, इसलिए जो ऊर्जा होती है उसमें ऋणात्मक होती है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। सॉरी ये 23 नंबर क्वेश्चन था ना, 23 नंबर था। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जो चंद्रमा का वेग है फी ई बराबर हम लोग का फार्मूला होता है √2 फी नॉट। ठीक है, यानी अधिकतम वेग के, ये अधिकतम वेग है। जो पृथ्वी का वेग है अधिकतम वेग इतना है, मतलब पलायन वेग v नॉट का समझिए पलायन वेग के बराबर है। यदि वो उसे यानी उसके अधिकतम वेग से √2 गुना हो, यानी √2 गुना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तु है वह पृथ्वी के या जो भी ग्रह हो उसके गुरुत्वीय केंद्र को क्या कर जाएगा? पार करके दूर चले, यानी पलायन करने लगेगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो चंद्रमा का जो कक्षीय वेग है, चंद्रमा का जो कक्षीय वेग है यानी पृथ्वी के जो चारों तरफ जिस कक्षा में परिक्रमा करता है उस वेग को यदि √2 गुना बढ़ा दें तो वो क्या होगा? उस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा, यानी पलायन करने लगेगा। ठीक है, तो कितना गुना? √2 गुना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, √2 गुना कर दिया जाए उसका कक्षीय वेग को तो वो क्या कर जाएगा? वो पलायन कर जाएगा, यानी वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या होगा?
हट जाएगा, यानी उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल के प्लान करने लगेगा, तब वह उपग्रह पृथ्वी का नहीं रह जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण हम लोगों ने जी बराबर क्या पढ़ा है? कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। तो कह रहा है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है केवल ग्रह के द्रव्यमान पर। क्या केवल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं भाई। केवल ग्रह की त्रिज्या पर। क्या केवल ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है? नहीं। कह रहे द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। जी हाँ, सही बात है, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पे निर्भर करता है क्या? जी का मान। किसी पृथ्वी की सतह पे जो जी का मान होता है, उस ग्रह के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या दोनों पे क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 25 का। 25 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। बात सबको समझ में आई होगी, नोट करिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूर संचार उपग्रह संचार के एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर टीवी प्रयोग प्रसारित करते हैं, क्योंकि कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल अधिक है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल कम है। तीसरा कह रहा है कि इसका पृथ्वी के आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है। और डी कह रहा है इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर है। तो देखिए संचार जो उपग्रह होते हैं, हम लोगों ने भू अस्थायी उपग्रह पढ़ा था, उसी को संचार उपग्रह कहा जाता है ना। तो उसकी कंडीशन हमने बताया था कि कोई जो भू अस्थायी उपग्रह होता है वो क्या होता है, उसको इस प्रकार सेट किया जाता है कि जब तक वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, मतलब उसका एक चक्कर मारेगा, उस समय जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे भी एक चक्कर क्या कर लेती है? घूम लेती है। मतलब जितना पृथ्वी का आवर्तकाल होता है, ठीक है, जितना पृथ्वी का आवर्तकाल होता है उतना ही उस उपग्रह को बनाया जाता है कि वो उतने ही आवर्तकाल में वो भी अपना परिक्रमा क्या कर ले? पूरा कर ले। यही कारण है कि जो जितने भी टीवी प्रोग्राम होते हैं उनका एक ही साथ पृथ्वी के हर एक स्थानों पे उसका संचार प्रसारण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो दोनों का, पृथ्वी का और उस संचार उपग्रह का, दोनों का क्या होता है? आवर्तकाल समान होता है। इसी कारण वह पृथ्वी के हर भागों पे जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, चैनल्स जितने भी हैं, सबको एक समान डिस्ट्रीब्यूट करता है। इतना क्लियर है? चलिए अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें से जो सही जवाब है, सही आंसर है, उसको चुनना है। मतलब जो बात सही है उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कह रहा है पहला कह रहा है कि उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के साथ बढ़ता है। बात सही है या गलत है? हाँ, कह रहा है जैसे मान लीजिए कोई उपग्रह है, ये ग्रह है, ठीक ना। कोई उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो कह रहा है जैसे मान लीजिए इस ग्रह के लिए ये जिस पथ पे गति कर रहा है, इसके लिए ये सेंटर में होगा ग्रह, तो ये सब इसकी आर होंगी ना, यही त्रिज्या होंगी ना, इन सारे कक्षा है। जैसे इसके लिए ये आर होगा, इसके लिए ये आर होगा, इसके लिए ये आर होगा। तो कह रहा है पहला कि जो उपग्रह की कक्षीय वेग होता है वह त्रिज्या के साथ बढ़ता है। मतलब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्या इसका जो वेग होगा वो बढ़ेगा? आप ही लोग बताइए। जैसे मान लीजिए आप किसी पॉइंट को बिंदु मान के और उसके चारों तरफ राउंड करिए, ठीक है, एक समान वेग से। ठीक है, मान लीजिए कोई चाल आपने एक चाल से चलिए, राउंड करिए, ऐसे राउंड करते करते कुछ दूरी तक जाइए, दूर होते जाइए उससे, तो क्या देखेंगे आपका जिस चाल से दौड़ रहे थे क्या उसकी चाल बढ़ती जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है भाई। जैसे अगर चाल बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब
इस समय जिस मान लीजिए यहाँ था तो जितने समय में एक चक्कर पूरा कर रहा था, यदि इसका वेग बढ़ेगा तो इस ये जो सर्कल है यानी ये जो कक्षा है इसमें यदि इसका वेग बढ़ जाएगा तो जल्दी से गति करेगा, मतलब जल्दी से एक चक्कर पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे दूरी बढ़ती है उनका जो चक्कर करने का यानी एक परिक्रमण जो होता है उसमें समय बढ़ने लगता है। ठीक है, समय बढ़ जाता है, इसका मतलब वेग जो होता है बढ़ता नहीं है। किसके साथ? त्रिज्या के बढ़ने के साथ। तो पहला जो बात है वो क्या है? गलत है। इसी तरह दूसरा देखिए, पृथ्वी के धरातल से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के उस वेग पर निर्भर करता है जिसे उसे दागा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है तो जिस वेग से उसे दागा जाता है पलायन वेग उस पर निर्भर करता है? नहीं, ये भी बात क्या है? गलत है। सी कह रहा है कि एक उपग्रह का दोलन काल कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ये करता है, जो उपग्रह होते हैं इनका आवर्त काल इनकी कक्षा पर निर्भर करते, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। लेकिन जबकि ये बोल रहा है कि नहीं करता है, क्योंकि भाई जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे इसको एक चक्कर करने में ज़्यादा समय, जैसे और त्रिज्या बढ़ाए इसको पूरा करने में और ज़्यादा समय लगेगा, जैसे और त्रिज्या बढ़ाए इसको एक चक्कर पूरा करने में यानी एक आवर्त करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो समय के जैसे त्रिज्या बढ़ा रहे हैं समय बढ़ रहा है, आवर्तकाल बढ़ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि उपग्रह का जो दोलन काल अथवा आवर्तकाल होता है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, करता है। ये भी बात क्या है? गलत है। तो ए बी सी तीनों बातें गलत हो गई। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट एकदम कंफर्म है कि लास्ट इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। और वो बात क्या है? जो कक्षी वेग यानी कक्षी वेग कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो कक्षी वेग होता है किसी उपग्रह का उसका फार्मूला होता है VE बराबर क्या होता है? √G/m/e/r। ठीक है, तो जो कक्षी वेग होता है उस जो कक्षा है उसकी त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बटा में ना यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात क्या है हम लोग की? सही है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है 27 का वो क्या है? करेक्ट है। इतनी बात सबको समझ में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्या कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करता है। तो यही फार्मूला है, आप कैसी फार्मूले से निकाल लीजिए। जो v का मान है किस पे निर्भर करता है और किस पे नहीं करता है। तो जो v का मान है वह ग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उस पे। तो ऑप्शन क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो निर्भर तो भाई करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर। कह रहा है कि उपग्रह की द्रव्यमान पर, तो उपग्रह का द्रव्यमान इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या पर, हाँ भाई उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। भाई जब भी कक्षी वेग होता है इसमें भाई गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहे हैं हम लोग, G बराबर ही होता है G/m/r। गुरुत्वाकर्षण बराबर गुरुत्वाकर्षण और G में संबंध ये होता है, इसका मतलब G पे भी निर्भर करता है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है उपग्रह के द्रव्यमान पर, इसमें उपग्रह कहीं दिख रहा है? यहाँ पे ME है, न कि ME/m नहीं है, जो दूसरा पिंड है उसके लिए नहीं है। इसका मतलब जो क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह का जो कक्षी में जो रेखीय चाल होता है वह उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जो कक्षी वेग होती है उपग्रह की वह उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है, उस उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है, पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पे निर्भर करती है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करती है। बात समझ में आई? आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीपथ होता है। तो केपलर ने बताया था ना, क्योंकि जो भी भाई जो सूर्य है एक तारा ही है। क्या है? सूर्य एक तारा है और उसके चारों तरफ जो हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, ये क्या करते हैं? इसके चारों तरफ गति करते हैं। तो केपलर ने बताया था कि जितने भी ग्रह हैं वो जो चंद्रमा का चक्कर सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो क्या करते हैं? एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। किस पथ पे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। तो यही पूछा है आपसे कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षी वेग होता है
वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, एक परवलय होता है या एक सरल रेखा होता है। तो कैसा होता है? एक दीर्घ वृत्ताकार होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे, यानी यहाँ पे दूरी कुछ कम होती है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये ऐसा दीर्घ वृत्त होता है। ठीक है, तो कैसे पथ पे गति करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, यानी इसका 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आई होगी। ये बिल्कुल आसान था, सबको मालूम है। देखिए कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है केपलर ने खोज की थी, यानी केपलर ने किसके बारे में बताया था? अभी हमने बताया कि केपलर ने किसके बारे में, उनका नियम भी हम लोगों ने 3 पढ़ा है। तो उससे क्या आपको पता चलता है कि केपलर ने कौन सा नियम दिया था, किसके बारे में? क्योंकि केपलर का पहला नियम था क्या, कि जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो एक वृत्तीय पथ पे गति करते हैं, पथ पे गति करते हैं। क्या बताया था दूसरा उन्होंने? कि जो सूर्य को मिलाने वाली रेखा होती है वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। यानी जो भी ग्रह हैं उनका जो क्षेत्रफलीय चाल होता है नियत होता है। यानी जो उन्होंने 3 नियम दिए थे वो ग्रहों के गति पे नियम दिए थे, ग्रहों की गति के बारे में नियम दिए थे। तो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वो गति करते हैं, तो क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटना होती है। तो उन्होंने क्या बताया था? ग्रहों की गति के नियम दिए थे, इसके बारे में बताए थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा केपलर का? ग्रही गति के नियमों की, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है किस क्वेश्चन का? 30 नंबर क्वेश्चन के। जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। जो ग्रह होते हैं उनके गति के नियम में जो होता है नियम, उन्होंने कौन सा दिया? किसने दिया था? केपलर ने। यानी केपलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में खोज किया था। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी, कैपिटल जी अपान स्मॉल जी का मान होता है, कैपिटल जी अपान स्मॉल जी का मान होता है कितना? तो भाई कैपिटल जी का मान जानते हैं 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 होता है, और स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बस इसी का भाग कर दीजिए, 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और 9.8। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका? कितना आएगा कैलकुलेट करिए। चलिए हम मोबाइल से करते हैं। 6.67 गुणे इसको छोड़िए, इसमें भाग करिए, 6.67 गुणे भागे 9.8, तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 6.8 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, 6.8 गुणे 10 की पावर माइनस 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर 6.8 गुणे 10 की पावर माइनस 12, 6.8 गुणे 10 की पावर माइनस 12, 6.8 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? 31 का करेक्ट है। कितना? 6.8 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी तथा चंद्रमा की सतह पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी एम है, तो कौन सा सही है? जो जी ई है बराबर होता है 6 GM के, या जो जी ई है लेस देन होता है GM के, या जो जी ई है ग्रेटर देन होता है GM के, या डी कह रहा है कि जो दोनों हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये कह रहा है ना। तो देखिए जैसे पृथ्वी पे हम लोग निकालें तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई होता है, आर ई स्क्वायर। ये कहाँ पे होता है? पृथ्वी पे होता है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। यानी मान लीजिए जी डैश मान लेते हैं, ये जी डैश जो है चंद्रमा पे है, चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो वहां पे निकाले गुरुत्वीय त्वरण तो कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पे पृथ्वी का 1/6 होता है ना, तो 1/6 जी बराबर कितना हो जाएगा? जी एम, अब वहां पे मून का ले लेते हैं, और आर ई किसका ले लेते हैं? सॉरी आर एम ले लेते हैं, मून का ही त्रिज्या ले लेते हैं, इतना हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाले जी का मान यहाँ से, ठीक है, सॉरी जी डैश का ना, क्योंकि पृथ्वी पे सॉरी चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। तो यहाँ से निकाले जी डैश का मान, तो ये कितना होगा 6 GM/m/r², rm², ठीक है। यानी जो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा 6 गुना। देखिए यहाँ पे जी और जी के, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी के, सॉरी जी के नहीं, यहाँ इसका मान पूछ रहा है, इस बड़े वाले जी का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो जी है ये सिंगल जी है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 6G यानी 6 गुना हो जा रहा है, यानी जो चंद्रमा पे है उसका मान 6 गुना हो जा रहा है, ठीक है। और पृथ्वी पे सिंगल ही रह रहा है, जी हो रहा है। यानी जो चंद्रमा पे होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वो ज्यादा होता है किसके, पृथ्वी की तुलना में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो GE है, यानी जो पृथ्वी पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो कम होता है किसके, चंद्रमा पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है स्क्रीन पे वो करेक्ट होगा। क्या, जो चंद्रमा पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो चंद्रमा के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा पे होता है गुरुत्वीय त्वरण वो क्या होता है, पृथ्वी के 1/6 होता है। वहां से निकाले तो यहाँ पे देखिए 6 गुना हो रहा है, यानी यहाँ पे इसका गुणांक 6 है, यहाँ पे गुणांक 1 है, यानी जाहिर सी बात है इसका मान ज्यादा होगा और इसका मान कम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही ये लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात कीजिए यदि कैपिटल G बराबर इतना और ME बराबर इतना और RE बराबर इतना है। मतलब जो G बराबर होता है फार्मूला ना, कैपिटल GME/RE², पृथ्वी पे पूछ रहा है तो भाई यही होगा। तो कैपिटल G का मान रखना है 6.67 × 10⁻⁻11। ME पृथ्वी का मास दे रखा है कितना, तो 6 × 10⁻24 होता है, 6 × 10⁻24। अब बट्टे में RE का मान भी दे रहे, यानी पृथ्वी की त्रिज्या भी दे रखा है कितना, 6.68 × 10⁻6 कितना 6, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करिए, 6.67 × 6 गुणे, देखिए 10⁻⁻11 है, 10 है, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब बटे में कितना हो जाएगा 6.68 गुणे 6.68 गुणे 10⁻6 दूना 12। ऐसी को कैलकुलेट कर देंगे तो मान आ जाएगा किसका, जी का, जो कितना आता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। और इसका सब गुणा करके सब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके पृथ्वी पे किसका मान है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 33 का 9.83, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों सब समझ में आया है, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके सारे नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब प्रकाश के लेसन, ठीक है। प्रकाश के लेसन में मिलेंगे, प्रकाश वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें से एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, उसका सेकेंड चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।